हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा है सब लोग ठीक होंगे और काफ़ी दिनों के बाद आज जो है हम छोटा सा एक फिर से प्रयास करने जा रहे हैं। जो बोर्ड परीक्षा फिर हम क्या करेंगे, टारगेट बोर्ड परीक्षा में जो बोर्ड परीक्षा में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन पे हम फोकस करेंगे और हम कोशिश करेंगे जब तक आपका बोर्ड परीक्षा आएगी, मतलब जब तक बायो का जो जीव विज्ञान का एग्जाम होगा तब तक हम क्या करेंगे, पूरा फिर से एक बार रिवीजन करवा देंगे। तो देरी ना करते हुए फिर हम चालू करते हैं। सबसे पहला जो हमने चैप्टर है वही अपना क्रम वाइज से उठाए हैं, आगे ना पीछे से। जो सबसे पहला जो चैप्टर आता है पुष्पी पादपों में लैंगिक। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक की अगर हम बात करेंगे तो उसी में ना हम आपको सब शुरुआत से बताएंगे और अंततः में बने रहिएगा। हम आखिरी में आपको ये भी बता देंगे कि जो ये हम सब पढ़ा रहे हैं आपको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसकी हम फोटो या जिसको बोलते हैं पीडीएफ, ये भी हम आपको अंत में बता देंगे कि इस फोटो या इस पीडीएफ को आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे और आसानी से आप उसको पढ़ पाएंगे। ठीक, बहुत अच्छा सा हमने नोट्स बनाया है आप लोगों के लिए, उसको देंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर हम बात करें अब पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म, तो अगर जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमको ये याद होना चाहिए कि ये जो पुष्प है भाई, पुष्पी पादपों में जब लैंगिक जन्म पढ़ेंगे तो हमको पुष्प की संरचना याद होनी चाहिए। ठीक है, जो आपको नोट्स बनेगा उसमें पुष्प की संरचना बाकायदा लगी होगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसे अगर हम बना के चलें पुष्प की संरचना अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को मालूम होगा जो पुष्प के भाग होते हैं वो 4 होते हैं। पुष्प के मुख्यतः कितने भाग होते हैं आपको याद रखना है। पुष्प के भाग, जो पुष्प के भाग होते हैं वो 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैं बताऊंगा आपको। जो 4 भाग होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाह्य पुंज, बाह्य पुंज एक होता है बाह्य पुंज। जो दूसरा होता है वो होता है दलपुंज, दलपुंज जो पंखुड़ियां होती हैं उन्हीं को बोला जाता है। तीसरा जो होता है जयांग, और ये जो जयांग होता है पुष्प का मादा वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है? मादा वाला भाग। इसके बाद में जो चौथा आता है वो आपका आता है पुमंग, पुमंग, पुमंग चौथा जो आता है आपका पुमंग। अब ये जो पुमंग होता है पुष्प का जो होता है वो नर वाला भाग होता है। ठीक है, ये कौन सा भाग होता है? नर वाला भाग होता है। अब आगे हम अगर आपको छोटी सी एक संरचना बना के दिखाएंगे कि कौन सा पुष्प का नर वाला भाग होता है, कौन सा मादा वाला भाग होता है। ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम बर्बाद होगा, तो इसे यही कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेंगे। और पुष्प की संरचना के बारे में हमने इसके पहले भी वीडियो बना के डाल रखा है, अगर आप लोगों को देखना हो तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसकी बात करेंगे तो आपको बता दें नंबर 1 पे जो लिखा है बाह्य दलपुंज, तो ये वाली जो संरचना दिखाई दे रही है नंबर 1, इसको बोला जाता है बाह्य दलपुंज। इसको क्या बोला जाता है? बाह्य दल। और जो बाह्य दलपुंज होते हैं इनका जो रंग होता है प्रत्येक पुष्प में हरा होता है। इनका जो रंग होता है प्रत्येक पुष्प में कैसा होता है? हरा। इनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। इसके बाद में पुष्प, किसी भी पुष्प को आप देख के तुरंत ये बता देते हैं हरा है या लाल है या पीला है, कैसा भी है, गुलाबी है, नीला है, जो भी है तुरंत देख के बता देते हैं, जिनको हम पंखुड़ियां बोलते हैं। नंबर 2 पे उसका आता है नाम जिसको बोलते हैं हम लोग दलपुंज, दलपुंज। और इस दलपुंज की अगर हम बात करें, इस दलपुंज की अगर हम बात करें तो इस दलपुंज को ही पंखुड़ियां बोला जाता है। और इसका रंग जो होता है प्रत्येक पुष्प में अलग अलग होता है, इसलिए बोला जाता है भैया ये कैसा होता है? रंगीन होता है। इसलिए यह कैसा होता है? रंगीन होता है। इसके बाद में जस्ट हम आगे और बढ़ेंगे तो कुछ आप पुष्प देखते होंगे तो कुछ संरचना ऐसी होती है, ऐसी संरचना ये। और आपको बता दें ये जो संपूर्ण संरचना ये वाली दिखाई देती इसी को बोला जाता है जयांग। इसको बोला जाता है, जो तीसरा आया है इस संपूर्ण भाग को बोला जाता है जयांग। इसको क्या बोला जाता है? जयांग बोला जाता है। और ये जो संपूर्ण भाग जयांग होता है इसका जो ऊपरी वाला भाग होता है इसका एक नाम होता है वर्तिकाग्र। इसका क्या नाम होता है? वर्तिकाग्र। इसका नाम होता है भाई वर्तिकाग्र। ये वाला जो बीच वाला सकरा वाला भाग होता है इसको बोला जाता है वर्तिका। इसको बोला जाता है वर्तिका। बीच में बीजांड होता है, बीजा में अंडाशय होता है, बीजांड होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें जो पुष्प का ये वाला भाग होता है पुमंग वाला भाग, तो और एक बात ये इसी को बोला, इन सभी को मिला के एक नाम दिया जाता है स्त्री केसर। याद रखिएगा इसी को क्या बोला जाता है? स्त्री केसर
बोला जाता है। ठीक, अब बात हम करेंगे जो पुष्प का भाग आता है चौथा वाला, जिसको बोला जाता है पुमंग, पुंकेसर, जिसका नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये जो संरचना दिख रही है इन सभी को, ये जो संरचना दिख रही है इन सभी को हम एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है पुमंग। इन सभी को हम क्या कह बोलते हैं, पुमंग कहते हैं। अगर हम बात करें पुमंग की, तो ये जो पुमंग होते हैं, अब इन सभी को, मतलब ये जो संरचना दिख रही है आप लोग, इन सभी को हम पुमंग कहते हैं। अब किसी हम एक को अगर ऐसे उठा लें, हम कहें भैया आप बताओ इसका नाम क्या हो जाता है, तो इसका नाम तब परिवर्तित होकर तब इसका नाम हो जाता है पुंकेसर। इसका नाम क्या हो जाता है, पुंकेसर। अब ये क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर के भी कई भाग होते हैं। अब कौन कौन से भाग होते हैं, ये जो ऊपरी वाला भाग होता है, ये वाला आप लोगों को मालूम होगा, इसका नाम होता है परागकोश। इसका नाम होता है परागकोश। और इस परागकोश में ही क्या बनते हैं, पराग कणों का निर्माण होता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। परागकोश में ही क्या होता है, पराग कणों का, परागकण कहाँ बनते हैं, तो परागकोश में ही बनते हैं। और ये बीच वाला जो भाग होता है तंतु कहलाता है, पोतंतु कहलाता है, डंठल कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे जो ये होता है, ये दो भाग भाई, ये जो दो भाग होते हैं इनको बोला जाता है सहायक भाग। ये जो पुष्प के भाग होते हैं दो, इनको क्या बोला जाता है, सहायक भाग बोला जाता है। और ये जो पुष्प के भाग होते हैं दो, जयांग या पुमंग, इनको बोला जाता है भाई मेरे, क्या बोला जाता है, ये जो पुष्प के भाग होते हैं वो आवश्यक भाग होते हैं। याद रखिएगा, ये क्या होते हैं, दोनों आवश्यक भाग होते हैं। ठीक है, ये जरूरी आवश्यक वाले भाग होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको हालांकि पढ़ना ये है कि जनन के बारे में जब पढ़ना है तो कुछ हम बात आपको जनन के बारे में बता देंगे कि जनन या रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन किसको कहते हैं। जब हम बात करेंगे जनन की, जब हम बात करेंगे जनन की, जनन किसे कहते हैं, तो जनन तो जितने प्यारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से उन सभी को मालूम होगा। जनन का मतलब यही होता है, जब कोई जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जब कोई जीव अपने समान, सीधा याद रखिएगा क्या होता है इसमें, अपने समान संतान उत्पन्न करता है। जब कोई जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है तो उसे ही हम जनन कहते हैं। बाकायदा पीडीएफ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बस बने रहिए, लगातार देखते रहिए। जब कोई जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। अब जनन जो होता है वो जनन दो प्रकार का होता है। जनन जो होता है मुक्ता कितने प्रकार का होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नंबर 1 होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और नंबर 2 जो होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो लैंगिक जनन जो होता है, इस प्रकार के जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, नर व मादा। इसमें क्या होता है, नर व मादा की आवश्यकता होती है। इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जैसे हाइड्रा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, स्पाइरोगैरा होगा, प्लाज्मोडियम हो गया। ये सब जो होते हैं अलैंगिक जनन के उदाहरण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जैसे मादा, नर मादा, आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। अब बात करते हैं, जब हम पुष्प में पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो पुष्पों में जो निषेचन क्रिया जो होती है या जो जनन की प्रक्रिया हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो परागण के दौरान हम पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि इसमें एक चीज आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और टाइम बहुत कम है। हमने वीडियो इसके पहले बना के डाल रखा है, जो कि लघु बीजाणुधानी क्या होता है, गुरु बीजाणुधानी क्या होता है, बहुत अच्छे से इसके पहले वीडियो हमने बना के डाला है। आप लोग उसको देख लेंगे और पढ़ लेंगे तो वो भी क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं हमेशा, जो 3 नंबर या 4 नंबर, 7, 8 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि परागण क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा परागण। ठीक है, तो हम परागण की बात करेंगे, ये चित्र को ना मिटाएंगे, यहीं से हम बता देंगे आप लोगों को परागण क्या होता है, जिससे क्या होगा आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हम अब बढ़ते हैं इसकी ओर, परागण की ओर लिखेंगे हम भाई परागण। जब हम बात करते हैं परागण की तो यहाँ आप एक चीज देखते हैं, जो हमने बताया था परागकोश, और परागकोश में ही क्या बनते हैं, परागकण। तो ये जो परागकोश में परागकण बनते हैं, ये जो हम सीधा यहाँ पे बना दें, ये जो परागकोश में क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। और ये जब परागकण स्थानांतरित होकर मतलब कहाँ पे आ जाते हैं, वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। मतलब परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर आना ही परागण कहलाता है। बहुत आसान भाषा है कि इन परागकोश से, ये जो परागकोश है, इन परागकोश से परागकणों का कहाँ पे आना, तो वर्तिकाग्र पर आना परागण कहलाता है। लिखवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, फिर से देखो, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर आना परागण कहलाता है। अब बात आती है, आप लोगों से पूछता है कि जो परागण होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो परागण की अगर हम बात कर ले तो परागण जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण, एक होता है
स्वपरागण, एक होता है परपरागण। अब स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है? स्वपरागण का मतलब अपने आप, जब परागण की प्रक्रिया एक ही पादप पर होती है, जब परागण की प्रक्रिया एक ही पादप पर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वपरागण बोलते हैं। और जब परागण की प्रक्रिया कि एक ही जाति के किन्हीं दो पादपों के मध्य में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परपरागण बोलते हैं। तो जब परागण की प्रक्रिया सीधा कह सकते हैं एक ही पादप पर हो, देखो एक ही पादप पर हो, या ये कह सकते हैं एक ही पादप पे एक ही हो, या ये कह सकते हैं एक ही पादप के किन्हीं दो पुष्पों के मध्य भी हो सकती है, किन्हीं दो पुष्पों के मध्य और एक ही पुष्प पर भी हो सकती है। हालांकि जैसे हम आपको समझा दें कि माना कि ये जैसे पौधा है, अब पुष्प बना है और इस पुष्प से इस परागकण भी जब यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे तो इसको क्या हम बोलेंगे? स्वपरागण। ये जो प्रक्रिया होगी स्वपरागण कहलाएगी। और ऐसे कि जैसे हम बता दें भैया एक यहाँ पे और मान लीजिए इसी में ऐसे जुड़ा है भैया, यहाँ से परागकण निकले और यहाँ पे आ जाए तो दो पुष्प हो जाएंगे। मतलब एक ही पादप एक ही रहेगा, मतलब एक ही पादप पे जो परागण की प्रक्रिया होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे उसको? स्वपरागण बोलेंगे। जैसे सरसों, आप लोग जानते होंगे, गुड़हल, सरसों गुड़हल, ये जो होते हैं द्विलिंगाश्री होते हैं, इसलिए इनमें क्या होता है? द्विलिंगा, मतलब नर वाला भाग और मादा वाला भाग एक ही पादप पर पाया जाता है। तो सरसों और गुड़हल याद रखिएगा। जैसे कि अब और आगे हम बढ़े तो हम यहाँ पे लिख दें सरसों गुड़हल, ये क्या होते हैं? द्विलिंगाश्री होते हैं, मतलब नरवा मादा दोनों ही एक पुष्प पर पाए जाते हैं। ठीक है भाई। अब बात करते हैं पर परागण की। अगर हम बात करें तो पर परागण का मतलब ये होता है, कुछ जो परागण की प्रक्रिया होती है यहाँ पर किन्हीं, मतलब किसी भी पादप के परागकण तो उसी जाति के पादप के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। मान लीजिए जब परागण की प्रक्रिया क्या होती है, एक ही जाति के दो पादपों के मध्य जब परागण की प्रक्रिया एक ही जाति के दो पादपों के मध्य, ये देखो जब परागण की प्रक्रिया एक ही जाति के दो पादपों के मध्य होती है तो उसको हम जो होता है क्या बोलते हैं? पर परागण बोलते हैं। कहने का मतलब जैसे है कि एक यहाँ पे अगर हम पौधा बना दे, एक ये हम बोले पौधा है और एक ये पौधा है, यहाँ के परागकण यहाँ चले आए और यहाँ के यहाँ चले आए, अगर ये आम का है तो ये भी आम का होना चाहिए, ये भी आम का होना चाहिए। ऐसा नहीं ये आम का है तो ये नीम का हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद में आगे हम बात अगर करें तो ये जो पर परागण होता है, इस पर परागण में पर परागण की जब प्रक्रिया होती है तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी न किसी माध्यम बोले तो जैसे हम स्कूल तक जाते हैं मोटरसाइकिल के द्वारा, वो हमारी मोटरसाइकिल होती है। आप लोग कोचिंग तक जाते हैं तो आपके लिए साइकिल है, या सभी के लिए जो जिस चीज़ का यूज करता है वो उसके लिए क्या होता है? माध्यम होता है। ठीक है। जैसे शादी वगैरह होती है, ठीक है, जैसे बीच में कोई भी आप लोगों के बीच में जैसे आप लोग बोलते हैं ना भैया हमारी उनसे बात नहीं हो पा रही है, हमारी बात करवा दीजिए, जो बीच वाला सिस्टम होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? माध्यम बोलते हैं। और जब माध्यम होता है, माध्यम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे वायु द्वारा परागण होगा, मतलब जैसे ये पौधा है एक ये है तो यहाँ से परागण यहाँ कैसे पहुंचेगा भैया बताइए? आपका जैसे आपका मकान ये रहेगा, आपका मकान ठहरा ये वाला और ये वाला ठहरा भैया आपके पड़ोसी का मान लीजिए, तो अब यहाँ से सोचना यहाँ कैसे जाएगी? तो किसी न किसी को तो बीच में रखना पड़ेगा कि आप हमारी सूचना वहाँ तक पहुँचा दीजिए। तो इसके लिए क्या रखा जाता है भाई? माध्यम रखा जाता है। तो उसी को मतलब एक बात हमारी यहाँ से वहाँ तक कोई चीज़ पहुँचा देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? माध्यम बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो जैसे माध्यम होता है, हवा होता है, हवा जो माध्यम होते हैं तो माध्यमों के द्वारा भी पढ़ते हैं। जैसे हवा द्वारा परागण, तो हवा द्वारा परागण हम सीधा ऐसे लिख देंगे हवा द्वारा। कीट द्वारा मतलब भी होता है कीट द्वारा, ठीक है। जंतु द्वारा भी लिख देंगे जंतु द्वारा, और पक्षी इस सब इसी में आ जाएंगे, जंतुओं में ही आ जाएंगे, याद रखिएगा।
और जल द्वारा। मतलब इन सभी के द्वारा क्या होता है, परागण होता है। अगर हम बात करेंगे जल द्वारा क्या होता है, जल द्वारा किसमें होता है, तो आप लोगों ने जल द्वारा अगर हम बात करें, एक नाम सुना होगा हाइड्रिला, सुना भैया, हाइड्रिला। तो जल द्वारा जो होता है जिसका नाम होता है हाइड्रिला। हाइड्रिला हाइड्रिला एक पादप होता है जिसमें क्या होता है, जल के द्वारा परागण होता है। और अगर आप बात करें कमल, तो कमल वास्तव में पढ़ा तो जाता है कि इसके द्वारा ही होता है, जल के द्वारा होता है, लेकिन रियलिटी ये होती है, वास्तविकता ये होती है उसमें भौरे के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। इसके बाद में अगर हम बात दूसरी करें कि इसमें दूसरा कौन होता है, तो जो दूसरा होता है वो होता है वैस दूसरा जो होता है आपको बता दें, वेलिस नेरिया। वेलिस नेरिया एक ये पादप होता है जिसमें किसके द्वारा होता है, पादप के द्वारा होता है। हवा के द्वारा अगर हम बात करें, जैसे मक्का होता है, ज्वार होता है, गेहूं होता है, तो इन सभी में क्या होता है, मक्का के द्वारा, हवा के द्वारा होता है। कीट की अगर हम बात करें और जंतुओं की बात करें अगर, तो आप लोगों ने लटजीरा एक सुना होगा, लटजीरा, लटजीरा एक नाम होता है रिफ्लेसिया, रिफ्लेसिया एक पादप होता है। और कीटों की अगर हम बात करें, कदम हो गया, सेम हो गया, तो आगे आदि ये कह सकते हैं, आदि। ये सब जो होता है इनमें में जो होता है किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा भी होता है। ठीक है, ये तो सब क्या होता है, परागण होता है। हमने लिख दिया है, आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कदम सेम हो गया। रिप्लेसिया होता है जो लगभग ये कह सकते हैं भैया, ये लगभग विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है। आप लोगों ने सुना होगा गाना, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और उस समय अगर ये 4-6 उठा उठा के डाल दिए जाए ना, तो महबूब का पता नहीं चलेगा भैया, महबूब है कि महबूब चलेगा, कहीं भी दिखेगा नहीं, क्योंकि ये 40 kg का पुष्प होता है। और इसमें जो परागण की प्रक्रिया होती है ना, वो किसके द्वारा होती है, हाथी के द्वारा होती है। ठीक है, उसमें क्या होती है, हाथी के द्वारा होती। तो ये जो है आपको आशा है समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम जो कुछ चीज़ें हैं वो जो फिर पूछी जाती हैं कि हम बताएंगे आप लोगों को। और उसके पहले एक चीज़ हम आपको दिखा देंगे कि हम जो है आप लोगों के पास एक नोट्स तैयार कर रहे हैं आप लोगों को देने के लिए। मतलब इसी में जो देंगे हम नोट्स, वो नोट्स क्या है देख लो, आप लोग दिखा दें, क्योंकि अंत तक बने रहिएगा तो आपको बता देंगे वो नोट्स कहाँ आपको मिलेगा। ठीक है भाई, वो नोट्स कुछ ऐसा रहेगा कि आपको भाई मिल जाएगा। और ये जो हम ये ऐसा कुछ बना रहे हैं, ये जो हम डाल देंगे आप लोगों को, डालेंगे कहाँ पे, जो आप यूट्यूब पे हमारे जाएंगे चैनल पे, तो आपको वहाँ पे एक कम्युनिटी होता है। कम्युनिटी में जब जाएंगे तो वहाँ पे कुछ पोस्ट डाली जाती है। उसी कम्युनिटी में जो होगा हम इसकी PDF डाल देंगे, या फोटो, ये जो बहुत अच्छी क्लियर है, वहाँ पे हम उसको डाल देंगे। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम को आप, मगर एग्ज़ाम का तो टाइम बचा नहीं है, तो हम ये तो कहेंगे नहीं आप उसको बनाइए, नोट्स बनाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उसको बस देखते रहिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है, लगातार बनता रहता है कि भैया अंडाशय जो होता है पुष्प का कौन सा भाग होता है, आप लोग बताइए भैया कौन सा भाग होता है। तो अंडाशय जो होता है पुष्प का मादा वाला भाग होता है। और पूछेगा भैया जो फल होते हैं, फल लोगों ने पढ़ा होगा, आप पढ़ा कहाँ, हमने तो केवल खाए हैं आज तक, नाम सुना होगा आप लोगों ने फल। अगर हम बात करें फल की, है बात से कि नहीं, फल तो कहा हमने, केवल आज तक खाए हैं। जो फल क्या होता है, इसके पहले हमने बोला अंडाशय। तो अंडाशय क्या होता है, या पुष्प का कौन सा भाग होता है, मादा वाला भाग होता है। याद रखिएगा, ये पुष्प का कौन सा भाग होता है, मादा वाला भाग होता है। पूछेगा फल का निर्माण काहे से होता है, तो फल का जो निर्माण होता है अंडाशय विकसित होकर, निषेचन के पश्चात अंडाशय विकसित होकर फल का निर्माण करता है। भाई क्या लिखेंगे इसमें, निषेचन के पश्चात, निषेचन के बाद अंडाशय विकसित होकर फल बनाता है। ये लिख दे, सीधा बनाता है। ठीक, जो अंडाशय होता है, अंडाशय विकसित होकर, मतलब निषेचन की प्रक्रिया होती है, जो आप हम बता दिया ना, मतलब क्या होता है
दौरान स्टेशन त्रिक समेकन आएगा, जो कि हम कभी अगर टाइम मिलेगा तो हम बता देंगे, वरना वीडियो हम पहले से बना रखा है, आप लोगों ने अगर देखना चाहते हैं तो उसको आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अंडाशय क्या होता है? अंडाशय विकसित होकर काहे का निर्माण कर लेता है? फल का निर्माण कर लेता है। फल जब बात की जाती है, फल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कहोगे भैया ये दो कौन से प्रकार के होते हैं? इसके पहले तो हमने पढ़ा ही नहीं, फल दो प्रकार के होते थे। एक जो होता है सत्य फल होता है, और एक जो होता है असत्य या कूट फल बोला जाता है। देखो, एक उदासी का कारण हम साथ साथ बोलते हैं, बहुत धीरे बोल रहे हैं, और आपको शक्ल से देख के लग रहा होगा कि मतलब आज बहुत ढीले ढाले लग रहे हैं। तो आपको बता दें, यूपीपी का जो एग्जाम हुआ, मतलब शासन को बोले या किसको बोले भाई, 17 को हुआ, आज हुआ 18 को, तो मतलब 17 वाला भी जो सेकेंड मीटिंग में एग्जाम होना चाहिए था 3 बजे से, वो भी लीक हो गया मतलब। और 18 वाला जो था, 18 वाला तो बहुत अच्छे से लीक हुआ, मतलब सुबह 7 बजे से ही पेपर लीक हो गया। मतलब जो 3 बजे एग्जाम होना चाहिए था वो 7 बजे से लीक हो गया। सोचो 8 बजे से लीक हो जाना। तो सेकेंड मतलब एक मीटिंग मतलब अगर हो गई तो कम से कम 48 लाख लोग परीक्षा दे रहे थे, और अधिकांश लोग दे रहे थे, बहुत कम ही लोग एब्सेंट हो रहे थे। तो अगर एक शिफ्ट का पेपर लीक होता है, मान लो एक केवल एक शिफ्ट का, जिसमें लगभग 12 लाख लोग एग्जाम दे रहे थे, वैकेंसी तो 60,000 है, 60,000 कुछ है। अब तुम सोचो कि मान लो 12 लाख में से तो कुछ लोग ऐसे तो होंगे, मान लीजिए हम 2 लाख मानते हैं, जो उस पेपर को पूरा रट सकते हैं। तो इसमें जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले थे भाई, उन लोगों को कुछ दिक्कत हुई है। मैं इसके कारण भी मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन सबसे बड़ी दुखी इस बात की है कि मेरे साथ एक दोस्त हमारा पढ़ता था, जिसका नाम था रघुवेंद्र, जो कि उन्नाव ही डिस्ट्रिक्ट में हमारे एग्ज़ाम होम सेंटर बने हुए थे, वहाँ एग्ज़ाम वो देने गया था। और एग्ज़ाम देने गया था कल 17 तारीख, सेकेंड मीटिंग में उसका लगा था। और मुझको तो आज पता लगा, बड़ा दुख है वो हो रहा है। हुआ का मतलब एक उसके साथ मित्र और गया था, बहुत अच्छा दोस्त है भाई। होता क्या है कि जो दोस्त होते हैं उनको घर वाले खुद उतने अच्छे से नहीं जानते हैं जितने अच्छे से हम लोग जानते हैं। वास्तव में उसके अंदर कोई भी कमी नहीं थी, और बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन पता नहीं क्या उसके दिमाग में सूझा और बूझा, एग्ज़ाम छोड़ के वो मतलब एग्ज़ाम नहीं दिया है उसने, और एग्ज़ाम ना देकर पता नहीं कहाँ मिस हो गया। हम लोगों ने भाई इधर इधर बहुत कोशिश की है, लोगों को मैसेज कर दिया है कि भाई जो इसको अगर भी नज़र आए, और तो तुरंत उसमें नंबर दिए गए हैं और उस पर बता दिए। तो वो मैं ये कह सकता हूँ, मेरे पास का ही रहने वाला है भाई, दोस्त है, बहुत अच्छा। मतलब कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग वास्तव में, तो हमको जब से पहले तो पता नहीं था भाई, जब से हम घर आए अभी 4 और 5 बजे, जब से हमको पता चला कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो भाई मतलब बड़ा अजीब लग रहा है कि मतलब यार सोच नहीं सकते हैं कि क्या। तो बाकी फिलहाल तो कुछ इधर ना तो इधर ना तो उधर, ये तो हम गलत बात नहीं सोचेंगे। फिलहाल है कहीं मिस है, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, और उसके भी दिमाग में जो भी चल रहा हो, अपने मम्मी पापा को, घर वालों को फ़ोन करके एक बार ये बता दें हम कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं। उससे क्या होगा, हम लोगों का थोड़ा और जी लगने लगेगा। कल देखते हैं क्या होता है, भगवान करे कि आज रात में ही वो उसका जो है फ़ोन वोन आ जाए। उसके घर वालों के पास फ़ोन है और सब कुछ है उसके पास, लेकिन अब क्या बताया जाए, अच्छा खासा पढ़ रहा है, कंपटीशन की तैयारी भाई जो कर रहा है, तैयारी नौकरी की, सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहा है, और पढ़ने में भैया बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन अब पता नहीं दिमाग में क्या चढ़ गया है। चलो ठीक है, बाकी हम आपको बताते हैं। 2 प्रकार के जो होते हैं, एक होता है सत्यफल, एक होता है सत्यफल, और एक होता है कूटफल। कूटफल, जो सत्यफल क्या होता है, जो कूटफल क्या होता है, उनको अगर हम बात करें, सत्यफल और कूटफलों की बात, तो उसके बारे में अगर हम आपको बता दें, सत्यफल मतलब ऐसे फल होते हैं, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है। ऐसे फल, ऐसे फल, ऐसे फल जिनका जिनका निर्माण कहाँ से होता है भाई, जिनका निर्माण अंडाशय से होता है। अंडाशय, जिनका निर्माण अंडाशय से, जिनका निर्माण अंडाशय से होता है। ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है उनको हम क्या बोलते हैं, सत्य फल बोलते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें भाई, क्या होगा, और एक बात, ये बीज रहित, मतलब ये क्या होते हैं, यह बीज रहित होते हैं। बीज रहित, बीज रहित होते हैं। इनमें जो होता है बीज रहित होते हैं।
बीज रहित की अगर हम बात करें, मतलब इनमें बीज का निर्माण, बीज इनमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे नारियल आप लोगों ने पढ़ा होगा, नारियल, नारियल भी होता है, केला, ठीक है। तो इसके उदाहरण है। अब कोट फल की अगर हम बात करें तो कुछ फल ऐसे पाए जाते हैं, कुछ ये कह सकते हैं ऐसे फल, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से ना होकर किस पुष्प के अन्य किसी भाग से होता है निर्माण, जिनका निर्माण अंडाशय से ना होकर, मतलब पुष्प के अंडाशय, अंडाशय भाग के, जिनका निर्माण पुष्प के अंडाशय भाग से ना होकर किसी अन्य भाग से निर्माण होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कूटफल बोलते हैं भैया, कूटफल बोलते हैं। जैसे सेब, नाशपाती, जैसे सेब, नाशपाती, जैसे सेब, नाशपाती, ठीक है। तो ये सत्यफल और कूटफल याद रखिएगा। यहीं पे हम आपको बता दें, बीज, बीज क्या होता है, बीज का निर्माण कैसे होता है, ये भी पूछा जाता है कि भैया बीज क्या होता है, बीज का निर्माण कहाँ से होता है। तो अगर हम बात करें बीज, तो बीज जो होता है, बीज की अगर हम बात करें तो बीज का जो निर्माण होता है निषेचन के फलस्वरूप, जो बीजांड होता है, अनेक बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है। क्या होता है, पादपों में लिखेंगे क्या, पादपों में निषेचन के फलस्वरूप बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप या जिससे परिवर्तन होते हैं, और जिसके पश्चात बीज का निर्माण होता है, जिसके पश्चात क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, ठीक है। और यहीं से अगर हम बात करें, पूछा जाता है अनिषेक फलन क्या होता है, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन क्या होता है। एक आएगा अनिषेक फलन और एक आएगा अनिषेक जन्म, दोनों को हम बात चर्चा करेंगे कि अनिषेक जन्म क्या होता है और अनिषेक फलन क्या होता है। जब हम बात करेंगे अनिषेक फलन की, तो बिना निषेचन से ही जब फल का निर्माण होता है तो उसको अनिषेक फलन कहते हैं। जब बिना निषेचन से फल का निर्माण हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या आएगा आपका, बिना निषेचन से क्या होगा, इसमें बिना निषेचन से फल का निर्माण हो जाए। जब बिना निषेचन से फल का निर्माण हो जाता है तो इसे ही हम कहते हैं अनिषेक फलन, ठीक है। और ये यहाँ पे थोड़ा भी गलत हो गया है, इसको आप हटा लीजिएगा, ठीक है। ऐसे लिखिएगा, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, और ऐसे ही फलों को क्या हम बोलते हैं, सत्यफल बोलते हैं, ठीक, ये मत लिखिएगा। और बिना निषेचन से फल का निर्माण होता है उनको ये कहते हैं, ये जो होते हैं, ये मतलब ये फल, ये क्या होते हैं, ये बीज रहित होते हैं, ये बीज रहित होते हैं, ये बीज रहित होते हैं। बीज रहित होते हैं तो इसमें कौन कौन आएगा, केला, अंगूर, अनानास, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण क्या क्या आएंगे, तो केला आएगा, अंगूर आएगा, अनानास, तो ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अनिषेक फल फिर से मैं बता दूं, ऐसे मतलब बिना निषेचन से जब फल का निर्माण हो, बिना निषेचन से ही, मतलब ना तो नर युग्म मिलेगा ना तो मादा युग्म मिलेगा, और बिना निषेचन से ही जब फल का निर्माण हो जाता है तो इस प्रकार से जो फल बनते हैं उनको हम बोला जाता है अनिषेक फलन बोला जाता है। अब बात आती है अनिषेक जन्य क्या होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे अनिषेक जन्य की। अनिषेक जन्य क्या होता है, सेम वही है, यहाँ याद रखिएगा, वहाँ फल है, यहाँ पे जन्म है। तो इसमें क्या होता है, जब पादपों में
निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। जब पादपों में इसमें क्या होता है, जब पादपों में बिना निषेचन से ही काहे का निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो इसे ही क्या बोला जाता है भाई, अनिषेक जन बोला जाता है। अनिषेक जन बोला जाता है। जैसे अगर हम बात कर दें इसका उदाहरण, तो इसके उदाहरण जो होता है हम घास लिख सकते हैं। उदाहरण में घास, और घास के बाद में एक और उदाहरण हमने सर्च किया था, उसका लिखा है हमने, आप लोगों को दिखा देंगे। एस्टेसिया, ये ठीक है, ये भी कोई पौधे का ही नाम है, साइंस नेम होता है। और इसके बाद में अगर हम यहाँ पे इससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि टेपिटम कहाँ पाया जाता है और टेपिटम का कार्य क्या होता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। टेपिटम से, टेपिटम कहाँ पाया जाता है, एक तो नंबर ये बने, कहाँ पाया जाता है, कार्य क्या है इसका। ठीक, कार्य। तो यहाँ से इसका जब याद रखिएगा, ये जब क्वेश्चन पूछेगा, टेपिटम जो होता है याद रखिएगा परागकोश में पाया जाता है। परागकोश में परागकोश ना हो तो पराग, पुमंग याद रखिएगा, पुमंग में पाया जाता है। पुंकेसर आएगा, पुंकेसर में पाया जाता है। ठीक, अब इसका कार्य जो होता है, विकसित हो रहे हैं, इसका कार्य जो होता है विकसित हो रहे हैं पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, ये इसका कार्य होता है। और एक चीज बता दें, बहुभुरता, कभी कभी क्या होता है बहुभुरता भी पूछ लेता है आप लोगों से, तो बहुभुरता भी पढ़ लीजिएगा। और बहुभुरता क्या है, बहुभुरता जो है, बहुभुरता जब एक ही बीज से अनेक बीजांड का निर्माण होता है, अनेक भ्रूणों का निर्माण होता है, तो इसे को क्या बोला जाता है, बहुभुरता बोलते हैं। जब एक ही बीज से एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभुरता बोलते हैं। तो ये जो है आज हम इतना ही रखेंगे इसको, काफ़ी लगभग आधा घंटे हो गई होंगी इस क्लास को, तो आप लोग याद रखिएगा, ये भाई पढ़ लीजिएगा। और एग्ज़ाम लगातार ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो हम ये करवाए हैं। ठीक है, और बाकी आपको हम ये दे देंगे, और क्लास के साथ साथ हम फ़ोटो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है।